स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आमतौर पर आप मेरे चैनल पे या किसी दूसरे चैनल्स पे भी जो हॉरर का कंटेंट अपलोड करते हैं, आपने छलावों की कई कहानियां सुनी होगी। आज ज़्यादातर छलावों की कहानियां में लोग डरते हैं, कुछ लोग उनका मुकाबला भी करते हैं, लेकिन उनका मुकाबला किया जाता है एक किस्म का सेल्फ डिफेंस में। लेकिन आज का जो किस्सा है वो कुछ ऐसा है, या यूं कहें कि एक बेवकूफ़ी भरा किस्सा। 4 दोस्तों का किस्सा जिनको काफ़ी बार चेतावनी मिलती रही, लेकिन वो इन चीज़ों को दरकिनार करते रहे। अजय, कुणाल, बलजीत और गौरव, ये 4 दोस्त मुंबई के रहने वाले हैं। चारों का काफ़ी अच्छा बिजनेस है और काफ़ी प्रॉफिट वगैरह भी होता है, तो एज सच इनको पैसे की कोई कमी है नहीं। अभी इनको थोड़ा सा टाइम कम मिलता है बिजनेस की वजह से, तो ये मुंबई के आसपास के जो हिल स्टेशन है वहाँ पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन एक बार इनका प्लान बनता है कि यार इस बार हम थोड़ी दूर जाएंगे, ड्राइव करके जाएंगे, दूर जाएंगे और अपने बिजनेस का भाई पहले ही हिसाब किताब लगा लो, जिसको हैंड ओवर करना है कुछ समय के लिए देख लो खुद ब खुद। तो फिर इनका प्लान बनता है कि ये बाय रोड ऊटी जाएंगे, जो कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद एक दिन का रास्ता तो कम से कम है बाय कार। अब ये प्लानिंग के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर होटल नहीं कोई लेते, वहाँ पर लेते हैं एक फार्म हाउस, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। सभी खाने पीने के शौकीन, अब समझ ही गए होंगे कि पीने के खास तौर पर शौकीन, इसलिए फिर अलग से जगह लेना तो लाजमी था ही। महंगी सस्ते की तो कोई बात ही नहीं थी इनके लिए। अब ये चलना शुरू करते हैं, रास्ते में काफ़ी हल्ला गुल्ला करते जाते हैं, एंजॉय करते जाते हैं। जिस समय ये ऊटी पहुँचते हैं तो देर रात हो गई होती है। अब जब ये मैप लगा के जा रहे होते हैं तो बलजीत ये नोटिस करता है कि भाई जो रास्ता है ये तो हम ऊटी को लगभग पार कर ही चुके हैं। अरे भाई अजय, तूने कौन सा फार्म हाउस बुक करा लिया भाई जो शहर के बाहर है? क्योंकि शहर भी बंद हो चुका था और शहर के बीच से ये निकले थे, अब ये शहर के बाहर की तरफ आ चुके थे। तो अजय कहता है कि भाई फार्म हाउस है, शहर के बाहर ही होगा, तो हमने शहर में क्या करना है, सुबह गाड़ी उठाएंगे, चलेंगे, घूमे फिरेंगे, फिर बाहर आके यहाँ पर अपना एंजॉय करेंगे। खाना वगैरह इसलिए तो हमने बुक करा लिया है, खाना वगैरह इसलिए तो हमने पहले पैक करा लिया है कि इस समय तो मिलेगा नहीं। तो कुणाल कहता है कि क्या मतलब है कि कोई मिलेगा नहीं? अरे यार, बात ऐसी है कि जो फार्म हाउस का लड़का था ना, उसका मुझे फ़ोन आया था। वो कहता है कि सर मैं रात को यहाँ पर अकेला नहीं रुक सकता, आपने पता नहीं कितने बजे आना है, तो मैं यहाँ पर अकेला नहीं रुक सकता। तो मैंने उसको कहा था भाई तेरी सेवा पानी कर देंगे, तेरे लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो माना नहीं, कहता इतने बड़े फार्म हाउस में मैं अकेला नहीं रह सकता। तो वो तो भाई निकल गया 7 बजे कहीं। कुणाल कहता है भाई तूने मुझे बताया क्यों नहीं यार, ऐसा कैसे हम जाए, वहां पर हमारी सेल्फ सर्विस होगी? गौरव कहता है कि भाई सेल्फ सर्विस की क्या बात है, खाना निकालेंगे, खुद गर्म करेंगे, वहां पर हो गए कोई ना कोई गर्म करने वाली चीज, इंडक्शन चूल्हा वगैरह गर्म करेंगे, आराम से जो ठंडी करने वाली चीज़ है वो भी होगी, पियेंगे, सोएंगे, सुबह फिर हम देखेंगे, घूमे फिरेंगे और फिर अगले दिन तो वो लड़का आ ही जाएगा। अब ये सारे बातें करते जा रहे थे तो अचानक से रास्ते में इनको एक आदमी दिखाई दिया जो इनकी तरफ लिफ्ट के लिए शायद हाथ कर रहा था। अब इस समय रात को कौन लिफ्ट देगा, लेकिन ना जाने अजय के मन में क्या आता है और अजय कार को रोकता है। वो आदमी थोड़ा सा बुजुर्ग सा दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो साहब? तो अजय, पहले तो इस चीज़ का अजय को गुस्सा लगता है कि भाई तू कौन होता है हमसे पूछने वाला, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हम अपने बुकिंग वगैरह हमने फार्म हाउस में कराई, हम वहाँ पे जा रहे हो। तो वो आदमी कहता है वो आगे की तरफ जा रहे हो आप? तो अजय कहता है भाई गाड़ी अब आगे की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो वही उस तरफ ही जाएगी। आदमी कहता है कि बात ऐसी है सर, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप चाहे इसे वार्निंग ही सुन लो कि आगे मत जाना, आगे खतरा है। अब जब ये बात कहते हैं तो चारों जाने थोड़े से ऑफेंसिव हो जाते हैं कि भाई वार्निंग, तू कौन यहाँ का जज है, क्या है तू वहाँ का जो हमें वार्निंग दे रहा है? वो आदमी कहता है कि मैं तो सिर्फ आपको कह ही सकता हूँ कि यहाँ पर आगे जाके खतरा है। तो कुणाल कहता है कि कोई चोर लुटेरे हैं, क्या है, कुछ है? वो कहता है कि चोर लुटेरों से भी बढ़कर चीज़ है यहाँ पर इस समय छलावे होते हैं, तो जो घर के अंदर होता है वो घर के अंदर ही रहता है, और जो घर के बाहर होता है तो वो इस समय इन रास्तों पर जाता नहीं है। जब ये बात वो आदमी कहता है तो बलजीत, कुणाल, गौरव, अजय ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं।
अरे यार तू कौन सी बातें कर रहा है, हम तो सोचे पता नहीं कोई आगे गोलियां चल रही होंगी, तोपें चल रही होंगी, तू बता रहा है छलावा होता है। बस चल हमारा टाइम ना वेस्ट कर, पहले हम काफी लेट हो गए, हमने अपना कार्यक्रम भी करना है। ये कह के ये बंद करते हैं दरवाजा। लेकिन आदमी फिर इशारा करता है, वो कहता है चलो ठीक है, आपने आगे जाना आपकी मर्जी, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। जब ये बात कहता है वो आदमी बड़े अजीब से तरीके से, तो कुछ समय के लिए चारों जाने तो गंभीर हो जाते हैं। उसने कहा ही कुछ इस खौफनाक तरीके से था, लेकिन फिर वो उसकी बात को ध्यान नहीं देते, शीशा ऊपर करते हैं और आगे चलते हैं। ना जाने बलजीत के मन में क्या ख्याल आता है, वो हल्का सा पीछे होके देखता है। जैसे ही वो पीछे होके देखता है, मुड़ के देखता है, वो कहता है कि जल्दी से गाड़ी तेज कर और पीछे मुड़ के कोई ना देखना। अब जैसे ही बलजीत ये बात कहता है, इन चारों में सबसे ज्यादा निडर बलजीत था। जब बलजीत के मुंह से ये बात सुनते तीनों जाने, उस समय तो बस ये गाड़ी दौड़ाते आ जाए, पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता, या फिर कह सकते हैं कि पीछे मुड़कर कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। ये गाड़ी भगाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते आ जाते हैं उसी फार्म हाउस पर। अब वो लड़का उनको लोकेशन बता गया था कि चाबी कहाँ पे होगी। ये जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं, चाबी से दरवाजा खोलते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। बलजीत तो थर थर कांपे जा रहा था। उससे पूछते हैं कि भाई हुआ क्या, तूने तो हमें भी डरा दिया। लेकिन बलजीत कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ समय बाद जब बलजीत को ये महसूस होता है कि अब उसके आसपास बिल्कुल सेफ है, वो कहता है कि भाई जो आदमी हमें वो कुछ कह रहा था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो हमारे पीछे जानवरों की तरह भागे जा रहा था। उसकी जीभ बिल्कुल नीचे जमीन को छू रही थी। जब ये बात सुनते हैं तीनों जाने तो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें पता है तू डरता नहीं है, लेकिन तू हमें डराने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मत कर मेरे यार। बलजीत कहता है कि भाई माँ कसम, वो महाराष्ट्र में कहते हैं ना आई शपथ, वो कहता मैंने अपनी आंखों से देखा यार, तुमने मैं इतनी रात को मैं झूठ क्यों बोलूंगा। कुणाल कहता है कि भाई तूने तो मजा ही खराब कर दिया यार, अभी तो हमने अपना कार्यक्रम शुरू करना था। अजय कहता है मजा किस चीज का खराब हुआ, करो शुरू कार्यक्रम, जो था या जो होगा वो तो पीछे छूट चुका है। अपना हम खाना खुना खाते हैं, आराम से सोते हैं, सुबह देखेंगे, सुबह लोगों से पूछेंगे कि भाई ये क्या बला थी। अब ये दारू वगैरह पीते हैं और खाने वगैरह खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। रात के कुछ 3 बजे के आसपास का समय था। अजय को आवाज सुनाई देती है किसी बिल्ली के रोने की। कोई बिल्ली रोए जा रही थी। अब ये चारों जाने कह सकते हैं कुछ हद तक हुल्लड़बाज जरूर होंगे, कुछ हद तक मजाक उड़ाने वाले भी जरूर होंगे, लेकिन ये सभी रहमदिल हैं। अजय को आवाज सुनाई दे रही होती है और ये बाकी तीनों जाने तो बस घोड़े बेचकर सो रहे थे। अजय सोचता है कि भाई पता नहीं क्या बात है, इनको आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही। दारू तो सबने बराबर पी है। लेकिन अजय उठता है और वो धीरे धीरे बाहर जाना शुरू करता है। शायद उसके मन से ये बात निकल चुकी थी कि कुछ समय पहले उसके दोस्त ने क्या देखा, लेकिन जो ये देख रहा था वो थी एक बिल्ली जो मेन गेट के बाहर खड़ी थी और इनकी तरफ देखकर रोए जा रही थी। इसका ध्यान जाता है उसकी टांग की तरफ। जब वो टांग की तरफ देखता है तो उसकी टांग से खून निकल रहा था। इसको देखकर तरस आ जाता है। कुछ 2-4 चपातियां पड़ी थी, ये चपाती उठाता है और बिल्ली की तरफ जाना शुरू होता है कि ये उसको खाए। लेकिन बिल्ली जैसे ही इसको देखती है वो आगे आगे चलना शुरू कर देती है, जैसे कि वो कह रही थी कि मेरा रास्ता फॉलो करो। ये जितना उसके आगे बढ़ता ये वैसे ही उससे आगे आगे जाती। वो भाग नहीं रही थी, जैसे इंतजार करती थी उसके आने का। जैसे ही वो आगे आता फिर वो आगे चल देती। अब आगे चलते चलते वो गेट से बाहर निकल चुका था। अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। अजय की तो मानो जान निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो होता है बलजीत। अजय कहता है तू क्या यहाँ पे कर रहा है। तो बलजीत कहता है जो तू करने आया है। अजय कहता है भाई मैं तो ये बिल्ली की आवाज सुन रहा था, ये जख्मी लग रही है यार, मैं उसको खाना देने आया था। तो बलजीत कहता है कि मैं भी यही करने आया था। लेकिन उसको बलजीत के हाव भाव काफी अजीब से लग रहे थे, क्योंकि बलजीत तो आके झपक ही नहीं रहा था। फिर भी अजय इस चीज को ज्यादा नोटिस नहीं करता और चल देता है आगे। अब बलजीत भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। एक पॉइंट पे आके बिल्ली गायब सी होगी। ये यूं कहे कि थोड़ी स्लो सी थी और बिल्ली नीचे चली गई। अजय थोड़ा सा आगे बढ़कर देखता, वहां पर खाई थी, छोटी सी खाई थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। अजय कहता है यार ये आगे बढ़ गई, मैं यहाँ भी रोटी फेंक देता हूँ, चलते हैं वापस।
बलजीत कहता है नहीं, जो काम हम करने आए हैं वो तो करेंगे ही। लेकिन अजय कहता है कि भाई खाई में रात के समय में गिर के मरना है क्या? अंधेरा, ये जो थोड़े से चांद की रोशनी बस उससे कुछ नजर आ रहा है, मोबाइल तो लेकर नहीं आए। अजय को बलजीत कहता है कि नहीं चलते हैं, देख मैं तेरे साथ चलता हूँ, हमें चलना ही पड़ेगा। अजय को काफी अजीब लगता है बलजीत का बिहेवियर। बलजीत अब अजय से आगे की तरफ जाता है और थोड़ी सी आगे जाके गिर जाता है। अजय की तो सांस ही रुक जाती है। बलजीत अब कुर्रा रहा था, वो कह रहा था कि भाई बचा मुझे, जल्दी से बचा मुझे, अरे भाई मुझे पकड़ आकर। अजय सोचता है कि अगर मैं इसको नीचे लेने गया तो कहीं मैं भी ना गिर जाऊं। उसका दिमाग सही काम करता है, वो भागा भागा जाता है कमरे के अंदर, फार्म हाउस के अंदर, कि अपने बाकी दोस्तों को उठाऊं और हम बलजीत को बचाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने बाकी दोनों दोस्तों को उठाने लगता है तो वो क्या देखता है, कुणाल गौरव के साथ बलजीत भी वहां पर सो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि बलजीत जो उसके सामने वहां पर खाई में गिरा था वो बड़े आराम से सो रहा था। ये तीनों को हड़बड़ाहट में उठाता है, तीनों उठते हैं, तो तीनों को सारा किस्सा बताता है। लेकिन तीनों में से कोई मानने को तैयार ही नहीं था। ना ही उन्होंने किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनी थी और ना ही बलजीत कहीं दूर गया था। वो तो कहता है कि भाई मैं तो सो रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब शायद इनको गंभीरता का एहसास हो चुका था कि हो ना हो कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत है, लेकिन इस समय रात के किया भी क्या जा सकता है। यार अब सुबह होती है, सब चैन की सांस ले रहे थे कि रात जैसे तैसे निकली, लेकिन अब सुबह जो इनके साथ होने वाला था, ये तैयार त्यूर होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चल पड़ते हैं ऊटी की तरफ घूमने फिरने। जैसे ये थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो अचानक इनका ध्यान एक आदमी की तरफ जाता है जो सड़क की साइड पर गिरा पड़ा था, बड़ा खूनो खून हुआ था। थोड़ी सी आगे गाड़ी जाती है तो एकदम से अजय रोकता है, कहते हैं यार पीछे आदमी पड़ा था। सभी नोटिस कर चुके थे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई लग रहा है शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। लेकिन अजय कह रहा था कि यार ऐसे उसको छोड़ तो नहीं सकते। तो अब जो है वो सब एक मत नहीं थे। कोई कह रहा था कि हाँ ये बात ठीक है, हमें उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। कोई कह रहा था कि पुलिस को फोन कर देना चाहिए। कोई कह रहा था कि हमें देखना तो चाहिए ना कम से कम कि वो जिंदा भी है कि नहीं। अब बलजीत कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। बलजीत जैसा मैंने कहा निडर था। कल रात की बात को वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक भूल चुका था, या यूं कहें कि अब दिन का समय होने की वजह से उसको डर नहीं लग रहा था। बलजीत जाता है उस आदमी के पास और कुछ समय बाद भागा भागा आता है, गाड़ी में बैठता है, कहता जल्दी गाड़ी भगाओ। अजय उसको हंस के कहता है कि भाई मेरे तू बात सुन, तू कर क्या रहा है? जब से तू ऊटी आया है बस तू गाड़ी भगाओ गाड़ी भगाओ। वो डर के मारे काम पे जा रहा था। वो कह रहा था कि भाई भाई वो बहरूपी है। अरे वो रूप बदल रहा है। कहता मैं समझा नहीं, रूप बदल रहा है। कहता भाई भाई सच में वो रूप बदल रहा है। कहता भाई बता तो सही क्या हुआ। कहता वो आदमी पड़ा हुआ था, मैं उसके पास गया, जैसे ही मैंने उसको मोड़ा तो वो कल जैसे वो बूढ़ा था ना वो था। मैंने सोचा कि शायद एक्सीडेंट से मर गया होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था, मेरे देखते ही देखते उसका रूप बदल गया और उसका रूप बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसा हो गया। अब ये तीनों को बात पच नहीं रही थी। तीनों भी हल्का हल्का डर तो रहे थे, लेकिन दिन होने की वजह से फिर भी उनके अंदर हौसला था। कुणाल कहता है क्या यार ऐसा करते हैं, देखते हैं हम जाके, तू गाड़ी में बैठ। बलजीत गाड़ी में बैठा रहता है और ये तीनों जाने उस तरफ जाना शुरू करते हैं। और जब ये झाड़ियों की तरफ जाते हैं तो ये क्या देखते हैं, वहां पर तो कोई था ही नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। अब ये तीनों भी डर चुके थे क्योंकि ये कुछ ही फासले पर तो थे। अगर कोई हलचल होती तो इनको नजर आनी थी। कोई इनकी आंखों के सामने चल कर जाता, कोई रेंग कर जाता, कोई आगे खाई में गिरता, कम से कम पता तो लगना था। लेकिन बिल्कुल शांत। ये भी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और बलजीत से कुछ नहीं बोलते और गाड़ी चलाते हैं। बलजीत इनको पूछता जा रहा था, फिर कुछ आगे जाकर ये सारी बात बताते हैं। बलजीत कहता है कि भाई ऐसा करते हैं, हम घर की तरफ ही चलते हैं, या फिर ऐसा करते हैं भाई ऊटी के अंदर ही कोई होटल ले लेते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब कहीं ना कहीं इस बात से ये सहमत तो हो रहे थे, लेकिन कोई भी इस बात को पूरी तरह मानने के लिए तैयार था नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। अब ये एक ढाबे पर जाते हैं, ढाबे पर खाना खाना शुरू करते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था, वो बड़े गौर से इनकी बातें सुन रहा था। कुछ समय बाद वो इनके पास आता है,
वो कहता है कि साहब आपकी बातें मैं सुन रहा था, आप यहाँ पर घूमने फिरने आए लगते हैं। अब ये इतना डर चुके थे या इतने परेशान थे कि ये किसी को कह नहीं सकते थे कि भाई अपने काम से काम रख। ये कहते हैं कि हाँ, हम कुछ बातें कर रहे थे, कुछ अजीब सा हो रहा है। वो आदमी कहता है कि सर मैंने आपकी ना बातें सुनी है, और जो आपके साथ कुछ हो रहा है ना, प्लीज आप इसे अपना वहम समझने की गलती मत करना, क्योंकि जो ये सब कुछ कर रहा है वो छलावा है। अब ये छलावा दूसरी बार सुनते हैं एक दिन के अंदर अंदर। एक कल रात को वो आदमी, या यूं कहें कि वो खुद ही छलावा था, और दूसरा ये आदमी। वो आदमी कहता है कि सर यहाँ पर आमतौर पर रात को कुछ छलावे होते हैं जो लोगों को छलते हैं, लोगों को वश में करने की कोशिश करते हैं, और आमतौर पर अपना रूप ही बदल लेते हैं। तो उनमें से अजय कहता है कि यार पुलिस वगैरह इनको कुछ करती नहीं। वो आदमी हंसकर कहता है कि सर पुलिस वगैरह तो इंसानों का इलाज करती है, पुलिस वगैरह तो इंसानों को धरपकड़ करती है, उनको सुधारती है। तो अजय कहता है ये छलावा जो है यार, ये भी तो इंसान ही है। कहता सर आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है, छलावे इंसान नहीं होते, ये एक तरह के प्रेत होते हैं जो लोगों के आस पास वहम का माहौल बनाते हैं, उनको मजबूर करते हैं मरने के लिए। वो खुद नहीं मारते, वो ऐसा जाल बनाते हैं कि इंसान खुद ब खुद कोई गलती करके मर जाता है। अब अजय को कहीं ना कहीं ये चीजें याद आ रही थी कि कैसे कल बलजीत, जो छलावा बलजीत के रूप में था, वो चाहता था कि अजय उसके साथ खाई में चले, और एक बार वो खाई में गिरता तो फिर अजय की लाश तक भी ना मिलती। वो आदमी कहता है कि सर मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उतनी दूर ना आ जाएं, यहाँ पर कोई होटल हाटल वगैरह देख लें। शहर के अंदर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन बाहर के समय में कोई दिक्कत आती है। अब चारों दोस्त फिर एक मत नहीं थे। कोई कह रहा था कि ये सब कुछ वैसे ही वहम होता है, कोई ऐसी कोई बहरूपिया होगा, कोई ऐसे कोई लूट पाट करने की कोशिश कर रहेगा, हम भी तो चार जाने हैं, देखेंगे छलावा हमारे साथ क्या करता है। यहाँ पर आई चैलेंज की बात, यहाँ पर आई बेवकूफ़ी की बात, कि जब तुम्हें पता लग चुका है कि छलावा है तो उससे दूर रहना चाहिए, ना कि उसको चैलेंज करना चाहिए। अब इन तीनों की बातों में अजय भी आ चुका था, और वो कहता है कि हाँ भाई हम भी कम थोड़ा किसी से, हम चार जाने हैं, देख लेंगे उसको, एक जाने को छलने की कोशिश करेगा, सबको थोड़ा कर सकता है। ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लग पड़ा। वो कहता है कि आप चारों जितने मर्जी ताकतवर हो, लेकिन हो तो इंसान ही, और वो जितना मर्जी कमजोर हो, जितना मर्जी उसकी तादाद कम हो, लेकिन वो इंसान नहीं है। जो वो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। आप किसी की धरपकड़ कर सकते हो, लेकिन वो किसी की धरपकड़ किए बिना ही किसी को हलाक कर सकता है। ये चारों डरे तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहादुरी इनके मन में बसी थी, और कुछ हद तक ये निकलनी बाकी थी। अब इनको घूमते घूमते शाम हो चुकी थी, या यूं ही कहें रात हो चुकी थी। खा पी तो इन्होंने लिया था, लेकिन जब रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह देखकर एक रेहड़ी लगी हुई थी, फास्ट फूड लग रहा था। तो ये सोचते हैं कि भाई फास्ट फूड पैक कराते हैं, बाद में घर जाके खाएंगे दारू के साथ। अब ये चारों सोचते हैं कि भाई बात तो ठीक है, चलते हैं। कुणाल उतरता है, कुणाल उस रेडी की तरफ जाता है। वहां पर एक बुजुर्ग था, उसके आसपास 3-4 लाइट्स लगी हुई थी। अब ये तीनों गाड़ी में बैठे उसका वेट कर रहे थे। गाड़ी को ये बंद कर देते हैं, लाइट्स बंद कर देते हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये गौर करते हैं कि कुणाल उसके सामने खड़ा ना बात कर रहा है, ना ही उसके कोई हलचल हो रही है, बस वो जैसे मूर्ति बनकर खड़ा है। और वो आदमी भी कुछ तैयार नहीं कर रहा, वो भी ऐसे ही खड़े का खड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हॉर्न बजाते हैं, ये आवाज लगाते हैं ऊंची, ये कुणाल को फोन करते हैं कि भाई फोन उठाएगा, लेकिन कुणाल तो जैसे मूर्ति बनकर खड़ा था। अचानक से क्या होता है? अचानक से लाइट बंद होती है। जैसे ही आसपास लाइट बंद होती है तो घना अंधेरा छा जाता है। कोई किसी को नजर नहीं आ रहा था। अजय जल्दी से दोबारा की स्टार्ट करता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है, और जैसे ही रोशनी आती है तो इन तीनों के तो जैसे प्राण ही निकल जाते हैं। जहां पर कुछ ही सेकंड पहले एक आदमी समेत रेहड़ी के खड़ा हुआ था, वहां पर अब कुछ नहीं था तो सिर्फ एक पेड़, जिसकी तरफ कुणाल देखे जा रहा था। ये जल्दी से उसको आवाज लगाते हैं, हॉर्न दोबारा चलाते हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। बलजीत और गौरव जल्दी से उतरते हैं, कुणाल को हिलाते हैं, लेकिन कुणाल तो हिल ही नहीं रहा था। उसको पकड़ते हैं और गाड़ी के अंदर डालते हैं। बलजीत एक तेज से
तमाचा मारता है। जैसे ही कुणाल को तमाचा पड़ता है एक दिन वो एकदम से वो होश में आता है। वो कहता है भाई क्या हुआ, इतनी तेज क्या हुआ मेरे साथ? वो कहते हैं तुझे पता नहीं तेरे साथ क्या हुआ? अजय गाड़ी चलाकर फार्म हाउस की तरफ जाए जा रहा था। और कुणाल कहता है कि क्या हुआ, मैं तो कुछ लेने के लिए आया था, उसके बाद क्या हुआ? कुणाल को कुछ पता नहीं था। गौरव कहता है कि भाई फार्म हाउस की तरफ गाड़ी न घुमा, जल्दी से गाड़ी वापस कर, हम आज होटल में रुकेंगे। जो कुछ समय पहले छलावे को चैलेंज कर रहे थे, जो कुछ समय पहले कह रहे थे कि हम 4 जाने काफी हैं उसके लिए, अब इन चारों की बोलती बंद हो चुकी थी। शायद इनकी पैंट भी गिली हो चुकी थी, जो ये बताना ना चाहते हो, लेकिन अब इनमें हिम्मत बची नहीं थी फार्म हाउस वापस जाने की, क्योंकि वो लड़का भी नहीं आया था जो कुछ समय पहले, जो कल कह रहा था कि मैं अगले दिन आ जाऊंगा। ये गाड़ी घुमाते हैं और किसी तरीके से जब ऊटी के अंदर दोबारा पहुंचते हैं, होटल में रुकते हैं, अगले दिन सुबह अपना सामान निकालते हैं फार्म हाउस में, और 3-4 दिन पहले ऊटी को अलविदा कर देते हैं, क्योंकि अब इनकी हिम्मत नहीं थी उस छलावे से पंगा लेने की। इनको लग रहा था कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारी जान 2-3 बार बच चुकी है, लेकिन हम इतनी बार इतने खुशकिस्मत होंगे नहीं। छलावे ने अपना माया जाल इनको दिखा दिया था, और जो ये देख चुके थे उसके बाद इनमें से कोई ये कहने के लायक था नहीं कि हम इसका मुकाबला करेंगे। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए दबा के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम अगले किस्से की ओर। रहीम का घर कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कब्रिस्तान के बिल्कुल पास हो, लेकिन मैं इस चीज का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जो हमारा एक घर था जहां पर हम पहले रेंट पर रहते थे, और उस घर के 2-3 कॉलोनी छोड़कर हम ना सुबह सुबह 2-3 बजे, हमारे यहाँ पर अचलेश्वर धाम है जो हमारे घर से कुछ 7 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ पर पैदल जाते थे और 2 बजे हम उस कॉलोनी से निकलते थे। उस कॉलोनी की खास बात थी कि उस कॉलोनी में ना 3-4 छोटे छोटे कब्रिस्तान थे, क्रिश्चियन कब्रिस्तान थे, सिमेट्री जिसको कहते हैं। और वो थे ज़्यादा बड़े नहीं, कुछ प्लॉट्स में, मतलब छोटे छोटे प्लॉट्स टाइप में थे। तो जब मैं उसको देखता था रात में जाते हुए, तो जैसे वो क्रॉस होता थे, टेढ़े मेढ़े क्रॉस, काफ़ी पुराने कब्रिस्तान थे। अब ये कब्रिस्तान है कुछ 10-12 कब्रों का, और साथ में ही मकान, ऐसे ही कुछ छोड़कर फिर कब्रिस्तान, साथ में मकान। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ करता था कि भाई लोग कैसे रह लेते हैं, लेकिन रहते ही हैं भाई, अच्छी खासी कॉलोनी है। और अब मैं कह नहीं सकता कि अब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो शायद कब्रों को खोद कर घर ही बन चुके हों। वैसे मैं जाऊँगा किस दिन, अगर मैं गया, अगर क्या, वैसे जा ही सकता हूँ, घर के थोड़ी दूर ही है। अब हमने चेंज कर लिया घर, लेकिन फिर भी इतना दूर नहीं है, तो शहर में ही है। तो देखूंगा, अगर हुआ तो मैं फ़ोटो खींचने की कोशिश करूंगा और कभी आपको दिखाऊंगा। उससे इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, क्योंकि अब भाई फ़ोटो में क्या पता कि कौन सा आसपास कॉलोनी है ना। जो हमारे शहर के होंगे उनको ही पता होगा, और हमारे शहर में कितने को लोग देखते हैं। तो वैसे भी वो कॉमन चीज़ है, कब्रिस्तान है, उसका कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो मैं फ़ोटो अगर आपके साथ शेयर कर भी दूंगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो जो चाहते हैं, हाँ ये भी भाई, मैं जो चाहते हैं कि ये फ़ोटो में शेयर करूं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि करूं कि ना। फिर मैं देखूंगा कम्युनिटी पोस्ट में या इंस्टा में फ़ोटो को शेयर करूंगा। अब चलते हैं किस्से की। मतलब ये क्लैरिफिकेशन थी कि भाई कब्रिस्तान के 7 घर होते हैं, और ये मैंने अपने प्रत्यक्षदर्शी, जैसे मैंने कहा कि मैंने देखा हुआ है, कुछ ऐसा अनयूजुअल नहीं है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि रहीम के घर के बिल्कुल पास ही कब्रिस्तान था, या कह सकते हैं कि बस कुछ ही दूरी पर। और आमतौर पर कब्रिस्तान का माहौल तो आपको पता ही है कि आए दिन कोई अपने परिजन को आखिरी सलाम करने के लिए वहां पर आते हैं, और आखिरी विदाई देने के लिए वहां पर आते हैं। रहीम कुछ दिन से एक चीज नोटिस कर रहा था कि एक आदमी कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहा है आसपास। उसको काफ़ी चीज़ अनयूजुअल लग रही थी। अब जैसे जैसे रहीम की उम्र 18 साल के आसपास थी, और उसका भाई भी था मुश्ताक। ये दोनों नोटिस करते हैं रात के समय में कि भाई ये इंसान है कौन। अभी 1-2 दिन बीतते हैं तो इनको फिर होता है कि भाई कुछ गलत ना कर रहा हो, और ये पुलिस को इत्तला कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये प्लान बनाते हैं कि हम इसको ऐसे ये सब कुछ करते पकड़ेंगे। जब अगले दिन वो आदमी ऐसे चक्कर काट रहा होता है तो उसको फिर धरपकड़ हो जाती है, तो उसको पकड़ लिया जाता है।
अब अगले दिन पहले रहीम और मुश्ताक दोनों अंदर जाते हैं। ये आदमी जब चक्कर काट रहा होता है उसको सामने पकड़ते हैं कि तू कर क्या रहा है। वो आदमी कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन ये कहते हैं कि भाई बता तो सही कौन सा काम कर रहा है, रात के समय में हम तुझे रोज देखते हैं, तू कर क्या रहा है। वो इनको तसल्ली बख्श जवाब देता नहीं। रहीम जल्दी से फोन करता है पुलिस को, जो आसपास ही होती है। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, ये किसी तरीके से उसको रोकते हैं और पकड़ लेते हैं। अब पुलिस उस आदमी से पूछताछ करती है। फिर वो कहता है कि मैं कुछ इल्म कर रहा था। फिर थोड़ा उससे सख्ती से पूछा जाता है तो उसने आसपास कुछ ऑर्गन्स दबाए हुए थे, जानवरों के अंग दबाए हुए थे। कोई काला जादू कर रहा था, किस चीज के लिए कर रहा था इसका तो कुछ ज्यादा पता लगा नहीं, लेकिन यह साबित हो चुका था कि कुछ गलती कर रहा था। अब उसको पकड़कर पुलिस ले जाती है और वो रहीम की तरफ बड़े गुस्से से देख रहा होता है। वो कहता है कि मैं इसका बदला लूंगा। रहीम इसको काफी हंसकर देखता है कि हाँ, जेल से तू जो कर सकता है कर लेना। लेकिन जब ये बात रहीम के माँ बाप को पता लगती है तो वो रहीम को काफी गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, या अगर तुम करते भी तो कम से कम तुम्हें अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। ये मामला पुलिस वालों को सौंप देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोग जब किसी ऐसी बात कर देते हैं तो पीछा छोड़ते नहीं। लेकिन रहीम जवानी का जोश, वो कहता है कोई बात नहीं माता, देखी जाएगी। हालांकि ये बातें कहनी काफी आसान होती है, लेकिन जब ये कांड होना शुरू होता है उसके बाद फिर जो होता है वो आप सुनिएगा। गर्मियों के दिन थे, ये छत पर सोए हुए थे। रहीम बड़े आराम से सोया था। कुछ समय बाद रहीम को ये महसूस होता है कि वो जमीन पर लेटा हुआ है, जैसे इंसान की डेथ हो जाती है उसके हाथ ऐसे किए जाते हैं ना, पांवों को बांधा जाता है, अंगूठों को बांधा जाता है, वैसे ही। जब रहीम की जाग खुलती है वो क्या देखता है, एक बड़ा लंबा सा आदमी बिल्कुल उसके सर के ऊपर खड़ा है। वो उसकी तरफ ही झांक रहा है, और वो कोई और नहीं था, वो वही इंसान था जिसको इन्होंने पकड़ाया था। रहीम की तो चीख तक नहीं निकल रही थी। कुछ देर रहीम गिड़गिड़ाता रहता है, हिलने की कोशिश करता है। फिर वो आयतें पढ़ता है जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन वो क्या देखता है कि उसका भाई भी वैसे ही बगल में पड़ा है, वो भी ऐसे तड़फ रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। वो उसके पास जाकर आयतुल कुर्सी, जो आई थिंक मुस्लिम्स की होती है, वो पढ़ता है, और फिर वो भाई भी ठीक हो जाता है। ये बात ये अपने माँ बाप को बताते नहीं। उसका कारण ये है कि अगर ये बताते तो फिर उनकी बात तो सच हो चुकी थी। लेकिन अब जो ये वारदातें हैं वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। इनको सिगरेट पीने का शौक था। 2-3 दिन बीतते हैं, ये छत पर बैठे होते हैं। छत पर बैठते हैं तो ये सिगरेट पीने के लिए लाइटर चलाते हैं, लेकिन बकौल इनके लाइटर ऐसे बुझता है जैसे किसी ने फूंक मार कर बुझाया हो। कोइंसिडेंस हो सकता है, एक दो बार करते हैं, लेकिन इनको बकौल आवाज आ रही थी। जैसे ही लाइटर बुझता, जैसे ही वो लाइटर चलता, फूंक की आवाज आती थी, बिल्कुल साथ के साथ ही हंसने की। इन्होंने तो इस डर से छत पर सोना ही बंद कर दिया। कुछ दिन बीतते हैं, इनके फादर गए होते हैं किसी काम से दूसरे शहर की ओर, और रात का समय होता है और इनको कहा जाता है कि आप हमें गाड़ी पर लेने आए। अब ये बाहर ताला लगाते हैं घर के, कि पीछे माँ है, बहन है, तो हम बाहर से ताला लगा जाते हैं ताकि जब हम थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे तो खुद ही ताला खोल लेंगे। ये अपने फादर को लेने जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो ये क्या देखते हैं कि ताला टूटा हुआ था। इनकी तो रूह तक कांप जाती है कि भाई चोर वगैरह तो नहीं आगे, कुछ वारदात तो नहीं होगी। जब ये अंदर जाते हैं तो इनकी माँ और इनकी बहन बड़े आराम से सो रही थी। उनको तो ताला टूटने तक की कोई आवाज नहीं आई, और सबसे अजीब बात, घर का हर एक लोग टूटा हुआ था। अभी ये इसी पशम पेच में थे कि ये हो क्या रहा है। अचानक से इनको गाड़ी के चलने की आवाज आती है, जो गाड़ी इन्होंने गली के बाहर खड़ी की थी। चाबी तो रहीम देता है कि भाई मेरे पास है। मुश्ताक भी कहता है कि भाई चाबी तेरे पास है, गाड़ी किसने स्टार्ट की। ये जल्दी से भागे जाते हैं कि कोई चोर कहीं गाड़ी तो नहीं लेके जा रहा। लेकिन जैसे ही ये बाहर जाते हैं, गाड़ी तो बिल्कुल चल ही नहीं रही थी। ये आवाज इनकी ही गाड़ी की थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई और गाड़ी गुजरी हो, क्योंकि अगर कोई और गाड़ी गुजरी होती तो वो उनको आवाज आती हुई फिर जाती हुई सुनाई देती। अगर कोई गाड़ी खड़ी होती तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दरवाजे के अंदर तक आवाज आ रही है, दरवाजे का बाहर जाते कोई गाड़ी है।
अब फिर भी ये इस चीज को अपने तक ही रखते हैं। हालांकि काफी ज्यादा हैरान तो थे। अगले दिन मौलवी जी को बुलाया जाता है। मौलवी जी सब कुछ अपना जो भी है आयतें वगैरह करते हैं और कहते हैं कि कुछ ऊपरी हवा का हो सकता है, तो सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। 2-4 दिन बीतते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने छत पर सोना बंद कर दिया था। अब ये किसी काम से बाहर गए होते हैं दोनों भाई। जब वापसी में आते हैं तो कमरा खोलते हैं तो इनको बड़ी अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही होती है। ये सोचते हैं कि कोई चूहा वगैरह तो नहीं मरा, कोई छोटा मोटा जानवर तो नहीं मरा। लेकिन जो था इनकी सोच से काफी बढ़कर था। इनके बिस्तर की तरफ जो चादर थी वो ओढ़ी हुई थी, जैसे कोई बिस्तर के अंदर है। इनको लगता है कि हमारे बिस्तर के अंदर कैसे आ, लेकिन वो बदबू वहीं से आ रही थी। जैसे ही चादर उठाते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती। वहां पर थे जानवरों के अंग, किसी का दिल, किसी की किडनी, किसी का गुर्दा, कोई बकरे का सर। ये जल्दी से चीखें मारनी शुरू, ये काफी ऊंची ऊंची चीखें मारनी शुरू होते हैं। इनकी चीखों की आवाज सुनकर बाकी घर के मेंबर भी आ जाते हैं और वो भी देखकर सन कि ये कैसे हो सकता है, ये कहां से आ गई। उन सभी ऑर्गन पर मिट्टी लगी हुई थी। अब रहीम और मुश्ताक को तो बताना ही पड़ना था कि पिछले कुछ दिनों से उनके साथ हो क्या रहा है। फिर वो एक एक करके सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। खूब डांट पड़ती है उनको इस चीज के लिए भी कि उन्होंने बताया क्यों नहीं, और दूसरा इस चीज के लिए भी कि तुम्हें कहा था ना कि ऐसे लोग जो हैं वो छोड़ते नहीं किसी को। अब इनको लगा कि इस चीज के पीछे उसी तांत्रिक का हाथ हो सकता है, उसी मौलवी तांत्रिक का हाथ हो सकता है। अब रात गुजरती है जैसे तैसे और अगले दिन मौलवी जी को बुलाया जाता है। मौलवी जी को सारा किस्सा सुनाया जाता है। उसके बाद मौलवी जी कहते हैं कि जो कुछ भी किया धरा उसी मौलवी तांत्रिक का किया है। जब तक ये जादू का तोड़ वो नहीं तोड़ेगा तब तक ये तोड़ हो नहीं सकता। अब ढूंढा जाता है उस तांत्रिक को। पुलिस स्टेशन जाया जाता है। पुलिस स्टेशन जब जाते हैं तो कहते हैं कि भाई उसको तो जमानत मिल चुकी है, उसको लेकर चले गए तो केस रफा दफा हो चुका। भाई कोई क्या क्या किस चीज का केस कर सकते थे, कोई चीज को मारा हो या कुछ किया हो, बात भी ठीक थी। और इस इन बातों को कुछ महीने के आसपास हो चुका था। उसका जो एड्रेस था उस पर जाया जाता है तो वो एड्रेस से वो जा चुका था, वो रेंट पर रहता था। बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके उसके गांव का पता लगाया जाता है और जब उसके गांव जाया जाता है तो वहां पर जब पता लगता है इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक, वो मौलवी तांत्रिक मर चुका था। कुछ ही दिन पहले उसकी मौत हुई थी। और जब पूछा जाता है कि किस दिन मौत हुई थी, ठीक उसी दिन से ये हादसा इनके साथ होने लग पड़े। अब ये फिर आते हैं मौलवी जी के पास। मौलवी जी को बुलाया जाता है। मौलवी जी ध्यान लगाते हैं, अपना सारा करते हैं, सारी आयतें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? वो कहते हैं कि जो वो काम कर रहा था वो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। उसके 80 चक्कर हो चुके थे, 20 चक्कर उसके बाकी थे और तुमने उसको रोक दिया। उसकी वजह से वो मर गया। लेकिन जब तक वो उसका काम पूरा नहीं होगा वो तुम्हें परेशान करता रहेगा। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उसका अधूरा काम तुम्हें पूरा करना होगा शुरू से। ठीक उसी तरीके से वो इल्म करना होगा जैसे उसने किया इसी कब्रिस्तान में। रहीम और मुश्ताक ये करने को तैयार नहीं थे। वो किसी भी हालत में ये गलत काम करने को तैयार नहीं थे। फिर सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचता था कि इनको इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि समंदर पार करते ही ये तिलिस्म टूटेगा और तब तक नहीं टूटता तो ये वारदातें इनके साथ होती रहेंगी। आज ये दोनों भाई सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, लेकिन इनके साथ कोई हादसा कोई हुआ नहीं, ना ही इनके पीछे इनके घर में हादसा हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ अपने देश में रहकर ही काम करना चाहते थे, वहां तो जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन एक गलती कहें क्या कहें, लेकिन एक लापरवाही जिसकी वजह से इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ के साथ ही कमेंट जरूर कीजिए भाई कैसे लग रहे हैं किस्से, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप जरूर देना कमेंट में।
अब बढ़ते हैं हम कमेंट सेक्शन की ओर और देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने क्या-क्या लिखा है। और शुरू करते हैं आज का पहला कमेंट। जो पहला कमेंट है वो है एसआर फैक्ट्स। नहीं भाई, इनका कमेंट तो मैंने पढ़ लिया था शायद, है ना? हाँ। तो ये आज का कमेंट है, ये है समर्थ सल्होत्रा व्लॉग्स 3481। ये कहते हैं गुड वर्क शर्मा जी, लव फ्रॉम गुरदासपुर। अरे भाई, ये तो हमारे पास के शहर से निकले। बस एक गल कहनी सी कि बार बार लाश कहन दी जगह डेड बॉडी कहा करो। बार बार लाश सुनन विच ठीक नहीं लगता। जस्ट माई थॉट। थैंक यू, अपना आपने कंसर्न शो किया। और इस पर वैसे तो मैंने आपको उस पर भी शायद मैंने रिप्लाई कर दिया कमेंट का। लेकिन भाई फिर भी चलो एक बार हम वीडियो पर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये हॉरर चैनल है। अब हॉरर चैनल में मैं भाई अब लाश नहीं कहूंगा, डेड बॉडी कहूंगा तो ना बड़ा ओड लगेगा। मतलब हमें जो वजन, कहानी को वजन देना होता है ना, वो काफी हार्ड वर्ड से, काफी डार्क वर्ड से देना होता है। अगर हम लाइट वर्ड यूज करेंगे ना, तो वो जो कहानी है ना उसका एक मतलब एक क्रक्स नहीं बनेगा, उसका एक मतलब जो आप चाहते हैं ना वो नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि भाई जो आपका एक बार जिसे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना, लू कंडे खड़े हो जाए, वो नहीं होंगे, है ना, गूज बम्स जिसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर कि हम अब आप देखते होंगे कि मैं हिंदी के थोड़े से ऐसे वर्ड यूज करता हूँ डिफिकल्ट। जैसे अभी मैंने यूज किया वर्ड की प्रत्यक्षदर्शी, है ना? अब आप इसका मतलब समझिए। ये मेरा पर्सनल थॉट है जो मुझे लगता है कि शायद ठीक है। अगर गलत होगा तो आप जरूर बताना। आप सिर्फ यही नहीं, मैं हिंदी के और भी काफी वर्ड यूज करता हूँ। और या फिर कुछ उर्दू के कुछ बड़े वर्ड होते हैं, थोड़े से हैवी वर्ड होते हैं। उसका कारण बताऊँ क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि आप नॉर्मल कोई चीज सुन रहे होंगे ना, मतलब किसी को बोलचाल में सुन रहे होंगे जिसको आप रेगुलर सुनते हो, है ना? जिसको आप जैसे घर में कोई माता पिता है, भाई बहन है, या कोई जैसे आप कुछ लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, तो मैं रेगुलर बातें कर रहा हूँ, तो दैट दैट वुड बी सो कॉमन कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि बातों को इग्नोर करें। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा वर्ड आता है जो आपने डेली सुना नहीं होता, जो रोजाना की बोलचाल में यूज नहीं होता, तो अचानक से कान खड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा प्रत्यक्षदर्शी, तो अचानक से एक बार ना दिमाग हिलता है, एकदम दिमाग खिंचा चला जाता है कि कुछ बोल रहा है, अलग सी चीज बोल रहा है, तो ध्यान फिर से जाता है। ऐसे ही हॉरर में क्या होता है कि अगर हम बड़े सिंपल वर्ड यूज करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि वो एक कॉमनैलिटी हो जाएगी धीरे धीरे। फिर आप धीरे धीरे सुनना बंद कर देंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मुझे मेरा चैनल बंद कर देंगे इस डर से, लेकिन फिर मैं जो आप तवज्जो रखते हैं मुझसे डिलीवर करने की, फिर मैं वो नहीं कर पा रहा ना, इसलिए तो आप सुनना छोड़ देंगे। तो फिर इसलिए ये चीजों को, इस तरीके के वर्ड्स को यूज करना पड़ता है। और अगर हॉरर में अगर इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करेंगे तो फिर हॉरर का जो हॉरर है वही खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए आप देखते होंगे कि हॉरर के जो चैनल होते हैं अजीब अजीब से, मतलब थोड़े से डरावने से नाम होते हैं। कई तो चलो नाम से होते हैं, जैसे मेरा नाम है नरेट बाय सुनील। वैसे बाय द वे मैंने नरेट बाय सुनील इसलिए रखा था कि अगर मैं सुनील शर्मा रख देता ना, तो सुनील शर्मा कॉमन नेम है, सुनील लिखोगे तो सुनील शेट्टी आ जाएंगे भाई। कभी मैं उनके कीवर्ड को थोड़ा पार कर पाऊंगा, सुनील क्षेत्री आ जाएंगे, सुनील पाल आ जाएंगे, और भी काफी जो भी हैं, अपने सुनील ग्रोवर आ जाएंगे। तो इसलिए वो कभी मेरा जो कीवर्ड है बन ही नहीं पाता। लेकिन अब आप देखते होंगे कि नरेट बाय लिखते हैं तो सुनील खुद ब खुद आता है और कीवर्ड बन गया। बाकी हमारे अलावा सुनील, नरेट बाय सुनील, अक्षय वशिष्ठ, प्रिंस, तो आपने देखा होगा हॉरर स्टोरी, हॉरर पॉडकास्ट, इन्होंने क्यों नाम रखे हैं कि जो इंसान चाहता है वो हम टाइप करें तो आ जाए। लेकिन फिर उससे क्या होता है कि एक पर्सनल कीवर्ड नहीं बन पाता। तो पर्सनल कीवर्ड तो भाई आपके का बन गया, आप सबकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से। अब धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएगा। और आई होप भाई मैंने आपको जो आंसर है आपको सही तरीके से दिया। और अब हम चलते हैं अगले और आखिरी कमेंट की ओर। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है। ये जो कमेंट है ना, ये
काफ़ी कुछ कुछ दिन पहले भाई ने ना इंस्टा पे डाला था, तो सॉरी भाई, मैं अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं आपका कमेंट एड्रेस नहीं कर पाया। तो क्या होता है कि यूट्यूब पे तो चलता रहता है तो पता लग जाता है। तो आज मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने कहा भाई मैं बोलूं। तो ये अपने रोहित एम तिवारी जी हैं और ये कहते हैं कि एक सजेशन है आपके यूट्यूब वीडियो के लिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप कुछ स्टोरी रिलेटेड शॉर्ट ब्रीफ दो, फिर अपने चैनल का इंट्रो और फिर स्टोरी स्टार्ट कर दो। स्टोरी का कुछ टॉपिक स्टार्ट में बताने से स्टोरी में इंटरेस्ट ज्यादा आ जाता है। ब्रीफ में कुछ सस्पेंस सा क्रिएट हो सकता है। और तो आप शानदार नरेटर हो ही, स्टोरी में आपके नरेशन से ही जान आती है। रोहित जी, थैंक यू सो मच। और इस तरीके का शायद मैंने वैसे पहले भी जवाब दिया था, लेकिन चलो थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं। एक वीडियो है, नहीं मैंने यहाँ पर ही जवाब दिया था मुझे याद आ गया। तो एक वीडियो है, या क्या नाम था, हाँ, इंडिया का भूता कोट। उसमें मैंने ये ट्राई किया था और उस पर आप व्यूज देख लेना जाके कितने थे। तो फिर मैंने मतलब आप जो कह रहे हैं ना वो भी ठीक है, लेकिन क्या है कि स्टोरी में शायद मैंने याद नहीं आ रहा, इस तरीके का जवाब दिया था कि कई बार क्या होता है कि जो हॉरर की स्टोरीज होती है ना कुछ सिमिलर टाइप भी होती हैं। तो अगर मैं उसको टीजर कर दूंगा ना, तो किसी को लग सकता है कि भाई ये मैंने सुनी सुनाई है, तो फिर वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कई स्टोरीज आती हैं ऐसी होती हैं कि जो 70% बिल्कुल सेम लगती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही चेंज होनी शुरू होती है तो इंसान सोचता है कि यार हाँ हाँ, ये मैंने मैंने नहीं सुना था, ये पार्ट नहीं सुना था। कई बार शुरू में ऐसा हो जाता है, तो फिर वो ना जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाता है। कई लोगों के लिए सस्पेंस बढ़ भी जाता है, लेकिन मैंने ये पर्सनली नोटिस किया कि इससे सस्पेंस खत्म हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं ये करता नहीं हूँ। हालांकि आपकी सुजेशन काफ़ी अच्छी है, और जो इंट्रो की आप बात कर रहे हो वो किस कभी ना कभी मैं शुरू करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, क्योंकि उसको मैं एडिटिंग मास्टरपीस करना चाहता हूँ इस तरीके से कि पीछे से थोड़ा सा फेड इनमें म्यूजिक हो, मेरे बात करते करते फिर बिल्कुल हाई पिच म्यूजिक हो, और उसके बाद फिर स्टोरी शुरू हो जाए। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे इवॉल्व होता जाएगा चैनल, वैसे वैसे ये भी काम बढ़ता जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सजेशन। और इसके अलावा वैसे तो मैंने आपको इसका आंसर जो है वो दे दिया था, लेकिन फिर भी वीडियो में देना भी सही समझा कि उसका रीज़न है कि चलो भाई, आप भी हमारे व्यूअर हैं, और ऐसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि भाई जो इंस्टा वाले हैं उनको मैं जवाब ना दूं। इसके अलावा जो स्टोरीज है, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टोरीज भेजना जारी रखिए, और अच्छी अच्छी स्टोरीज मुझे आती रहेंगी तो मैं उनको नरेट करता रहूँगा। इसके जो स्टोरीज है मेरे आपके जो स्क्रीन है उस पर ईमेल आईडी और आ रहा होगा इंस्टा आईडी, और जल्दी ही मैं व्हाट्सएप का भी शुरू करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इस पर तब तक आप भेज सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप लिख कर नहीं भेज सकते तो ऑडियो में जरूर भेजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो कनेक्ट करें मुझसे, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे कनेक्ट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम की जरूर भाई कमी होती है, क्योंकि फ़ोन पर ना थोड़ी सी लंबी बात हो जाती है। पर फिर भी जब मुझे थोड़ा सा स्टोरी का समझ आता है ना कि हाँ इस स्टोरी को हम कवर कर सकते हैं, तो फिर मैं मतलब पर्सनली फिर मैं बात करता हूँ भाई। टीम वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है कि भाई मेरे टीम से बात कर लो, है ही नहीं, करनी क्या। तो होगी भी, फिर भी मेरी कोशिश हुआ करेगी कि मैं खुद भी बात किया करूँ। तो बाकी देखो, ये तो मैं इस चीज़ की कमिट नहीं कर सकता, इनकेस चैनल बड़ा हो गया तो फिर उसके हिसाब से सबमिशन भी ज़्यादा आएंगी, लेकिन मेरी कोशिश हुआ करेगी कि जिसकी कहानी को मैंने किया, मतलब वीडियो में किया, तो उसके बाद कहानी अपलोड करने के बाद भी बात कर सकते हैं कि भाई थैंक यू सो मच, आपने स्टोरी जो है वो सबमिट की। तो आई होप जो आज का किस्सा है आपको पसंद आया होगा, जो दोनों किस्से थे। अगर आए हैं तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।